अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर डॉक्टर रियान डॉक्टर सितारा की बैंडेज कर रहे थे, उसे टाँकी लगाते हैं और मुस्कान ने उसका हाथ बहुत कस के पकड़ा था। तब डॉक्टर सितारा कहती, व्हाट द हेल, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे हाथ को इस तरह पकड़ा क्यों नहीं। आप तुम्हें दर्द होगा ना, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर मुस्कान, आई थिंक आपको अपने या तो क्लास में जाना चाहिए या तो अपने उस रूम में जाना चाहिए जहाँ पर आप एडमिट हैं। शायद आप बीमार हैं, आप पेशेंट हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं आपको। आप अपने रूम में जाके आराम कीजिएगा। और हाँ, आप ठीक हो गए, कंग्रेचुलेशन, आपको होश भी आ गया, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। लेकिन एक बात है, मैं एक चीज़ समझ रही थी, लेकिन शायद लोग झूठ बोलते हैं। कौन सी चीज़? यही, कोई आपको मिलेगी, आपकी मोहब्बत आपको ना मिले, आप मर सकते हो। हाँ, मैं मर चुकी थी अगर तुम मुझे ज़िंदा नहीं करती तो। और रियली, आपको किस गधे ने कहा कि मैंने आपको बचाया? और डॉक्टर रियान की तरफ देखती है। डॉक्टर रियान कहती, व्हाट द हेल, तुम मुझे गधा कह रही हो? नहीं सर, इन्होंने कहा कि किस गधे ने कहा कि मैंने आपको बचाया? आप और डॉक्टर लैला थी ना, आप दोनों ने बताया था ना कि मुस्कान, मेरा मतलब सितारा आई थी मेरे पास और वो मेरे से प्यार, मेरा मतलब आप। अरे और तुम दोनों पागलों के बीच में मैं पागल नहीं बनना चाहता, मुझे अपना काम करने दो। हाँ, तुम चाहो तो इसका हाथ और कस के पकड़ सकती हो, इतना कस के पकड़ो कि इसकी बोलती बंद हो जाए। शायद ऐसा करो, इसका हाथ मत पकड़ो, इसका मुंह पकड़ लो, तब तक ये बकवास बंद कर लेगी। और जब तक मैं इसका टाँका लगा दूँ तो वो टाँके लगाने लगता है, फिर पट्टी करता है, फिर कहता है अब तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, आई होप तुम बच्चों की तरह हरकतें ना करो। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कब इंजेक्शन लगाने से मना किया है? इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। जब आप गिरते हो, आपको लगता है, चोट लगती है, आपको एक्सीडेंट होता है, तो इंजेक्शन आपको ज़रूरी है लगाना, जिससे आपकी बॉडी में जरासीम वगैरह नहीं फैलती और कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। इस वजह से हम इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है। आप अपना काम कीजिए। हाँ डॉक्टर, सर आराम से देना। हाँ मैडम को, डॉक्टर सितारा को दर्द ना हो। अच्छा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ? क्या काम सर? मुस्कान बड़े प्यार से उसकी तरफ देखती है, डॉक्टर रियान की तरफ, ऐसे जैसे एक बच्चा देख रहा हो। ओ ना, बच्चों का खिलौने वाला इंजेक्शन होता है, वही लगा लेता हूँ। इससे से दर्द भी ना होगा, तकलीफ भी नहीं होगी और सुई चुभेगी भी नहीं। क्या सर, आप भी मजाक कर रहे हो क्या आप? नहीं, तुम जो उन दोनों जैसी हरकतें कर रहे हो ना, उससे तो मुझे यही मजाक लगता है। तुम दोनों अजीब हो, कसम से अजीब हो। फिलहाल तो मुझे इंजेक्शन लगाने दो और मुझे कुछ लिखने दो। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। ये कहकर वो इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर सितारा को और कुछ पर्ची में लिखते हैं मेडिकल दवा, जैसे कि इंजेक्शन के बाद जो दवाई खानी, वो दवाई की पर्ची बनाने लगते हैं। लेकिन वो दवाई की पर्ची बनाने के बजाय और जो डॉक्टर सितारा का चेकअप कर रहा था उसकी तरफ ये पर्ची बढ़ाती है। तब वो इंसान कहता है, सर इसको मुझे इसकी ज़रूरत, सर मुझे गोली की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये गोली की पर्ची नहीं है। अच्छा, तो किस चीज़ की पर्ची है सर? ये डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता आइस स्पेशलिस्ट है। आइस मतलब आंखों के डॉक्टर हैं। तुम शायद, तुम्हारी दूर की नज़र कमज़ोर है या फास्ट की, आई थिंक फास्ट की नज़र कमज़ोर है। तुम्हें यहाँ जाकर डॉक्टर गुप्ता से अपनी चेकअप करवाना चाहिए। जो सर पर तुम टाँके कह रहे थे 5, वहाँ 2 टाँके की ज़रूरत है, तो तुम 5 टाँके कह रहे थे, इसलिए आई थिंक तुम्हारा आई साइड वीक है, तो तुम्हें वहाँ पर चेकअप कर लेना चाहिए। जैसे ही ये सुनते हो कहते, क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। एक्चुअली मुझे बताना चाहिए, मुझे तुम्हें बताते हुए अफसोस हो रहा है। तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं क्योंकि तुमने जो देखा वो देखने वाला नहीं था। उसके सर में सिर्फ 2 टाँके आए थे, ज़्यादा नहीं। तो डॉक्टर सितारा से घूर के देखती है। आप कितने सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाँके वगैरह लगा रहे हैं? कहीं आप मेरे अलावा भी तो बहुत से लोगों को 10 टाँके तो नहीं लगा चुके जिन्हें 2-3 टाँकों की ज़रूरत हो? नहीं नहीं मैम, आपके सर में कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी तो अभी तक मैंने साफ नहीं किया था, इसलिए पहले ही मैंने कह दिया आपको स्टिचेस मतलब टाँके की ज़रूरत है और शायद टाँका ज़्यादा होगा, शायद 5 टाँके होंगे। आई थिंक आप अपने दिमाग को ज़्यादा मत चलाइए डॉक्टर हरमान। ओ हाँ, मिस्टर डॉक्टर हरमान, आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपना दिमाग मत चलाइए। आपके दिमाग की वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। एक्स्ट्रा दिमाग
जो आप लोग लगाते हो ना वो मत लगाइए। जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो काम कीजिएगा। जैसे कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो उसे वही ट्रीटमेंट देना चाहिए, ना कि कोई उल्टा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक पेशेंट आए, आप वो कहेगा मुझे पेशाब का मसला हो रहा है, आप उसे मोशन की गोली मत दीजिएगा। पेशाब की वजह आप मोशन इनके उसके पाखाने बंद करवा देंगे। इस तरह की गलती मत कीजिएगा। जिस चीज़ की बीमारी है उसी चीज़ का इलाज होना चाहिए। और लगता है आपको अपनी प्रैक्टिस फिर से करनी चाहिए होगी। एम आई राइट मिस्टर अरमान? सॉरी मैम। हम जिस फील्ड में है ना वहाँ पर सॉरी लफ्ज़ का कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए, क्योंकि एक सॉरी से हम किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। समझे आप? आपकी एक गलती से किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है। आप एक डॉक्टर हो, पूरी तरह से बन चुके हो डॉक्टर, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती, छोटी सी मिस्टेक आपके ऊपर नहीं लेकिन दूसरों के ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। इस चीज़ का ख्याल रखो। और हाँ, दोबारा से जो डॉक्टर ने कहा आप अपने आंखों का टेस्ट करवाइएगा। जाइए यहाँ से। और अब आप मिस मुस्कान मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब अपने हाथ में भी पट्टी करवा लेना चाहिए, जहाँ पर आपके नाखून बहुत अच्छी तरह से गाड़ चुके हैं। या तो अपने नाखून काटिए या तो मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी। मुझे लगा तुम्हें दर्द होगा, तकलीफ़ होगी। मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती, मुझे तकलीफ़ होती ही नहीं है। पहली दफ़ा ये बता दूं आपको। और दूसरी दफ़ा ये बात कहूँगी, आप अपने रूम में जाके आराम कीजिएगा। और दोबारा मैं आपको इस तरह से यहाँ वहाँ भटकते हुए ना देखूँ। मैं भटकी थोड़ी हूँ, मैं तो बस ये सुनते ही आपको किसी ने मारा है। तो कौन थे वो लोग जिसने आपको मारा है, जिसने तुम्हें मारा है? यू नो नॉट मुझे बिज़नेस, तुम्हारा बिज़नेस नहीं है। तुम्हारा कोई भी दखल नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में। यू नो अंडरस्टैंड विथ मी? तुम मेरी बात समझ रही हो? अगर नहीं समझ रही तो मैं तुम्हें समझा दूँ। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। इसलिए आज नहीं आइंदा भी कहती हूँ। पर मैं आपकी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूँगी, क्योंकि बिकॉज आई लव यू। मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करती हूँ। अब मुझे अपने प्यार का इजहार करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं रोक सकती। अच्छा, ऐसा है क्या कि मैं आपको रोक नहीं सकती? मुझसे ज़्यादा उलझने की कोशिश मत कीजिए। अपने मेडिकल लाइफ में जाइए, अपना फ्यूचर बनाइए। जो फ्यूचर आप बना रहे हैं वो बनाइए। फालतू की चीज़ों में अपने फ्यूचर को बर्बाद मत कीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर सितारा वहाँ से उठने वाले थे, तब डॉक्टर रेहान आके कहते तुम कहाँ जा रही हो? कुछ काम अधूरे हैं वो पूरा करने चाह रही हो। वही दूसरी तरफ जहाँ पर मिस्टर अनुराग वासु अपना सर पकड़ के बैठे थे, वहाँ पर आते हैं एमडी। मिस्टर एमडी जैसे ही इंटर करते तो उसके खड़े होकर उसके कॉलर को पकड़ कर कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको ये सारी बातें बताने की, मेरे बारे में सच बताने की? तुम्हें किसने कहा था? सीरियसली? तुम्हारी बेटी एक साइको है, साइको पागल है वो। रात के 2 बजे मेरे घर आई थी और मेरे घर आके मेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें तोड़ चुकी है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अगर मैं ना बताती तो मेरा घर सही सलामत रहता? मेरी एक से एक बढ़कर जो मैंने एंटीक पीसेस खरीदी हैं कीमती, उन सबको तुम्हारी बेटी ने तोड़ दिया था। और पता है मुझे 2 ऑप्शन दिया उसने, 2 ऑप्शन। या तो मैं यहाँ रहकर अपनी ईमानदारी वाली लाइफ जीऊँ, या पर यहाँ इस हॉस्पिटल को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँ, इस शहर को, इस मुल्क को छोड़कर चला जाऊँ। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए था? हाँ, रात के टाइम पर आई, मुझसे पूछा, मैंने बताया नहीं। लेकिन जब उसने मेरी चीज़ें तोड़ने स्टार्ट की ना मेरी वाइफ के सामने, मुझे कितनी एम्बेरस फील हुआ मैं नहीं बता सकता। तुम्हारी बेटी 1 नंबर की पागल है और 1 नंबर की साइको है। उसको अगर तुमने छेड़ा ना तो याद रखो तुम्हारी बर्बादी है वो। जिस बेटी को तुमने पैदा किया है ना, वो बेटी चुन चुन के तुमसे बदले लेगी अपनी माँ का। सुना तुमने? चुन चुन के। अब तो उसे पता चल गया है उसकी माँ 1 नंबर एक अच्छी औरत थी, उसके सारी चीज़ें अच्छी थी, वो एक अच्छी पाकीज़ा लड़की थी, पाकीज़ा औरत थी। तुम्हारी गंदी सोचने, तुम्हारी गंदी दिमाग की गंदा फतूर ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है। तुमने एक हीरे को अपने हाथों से छोड़ दिया है। वो हीरा जो तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी, लेकिन नहीं, हमें है ना, कहते हैं ना, हमें अच्छी चीज़ों की कदर नहीं होती।
पहले मैं जिसने अपनी बीवी की कदर नहीं की, दूसरा तुम जिसने तुमने अपनी बीवी की कदर नहीं, यानी कि हम दोनों ने एक खूबसूरत से हीरे को अपने हाथों से हटा दिया, अपनी लाइफ से हटा दिया है। तुम्हारी भी गलती, मेरी भी गलती। और इस चीज़ का मैं हमेशा से अफसोस करता हूँ और करता रहूँगा। हाँ, करता रहूँगा। मेरे बेटे को उसने वो अच्छा इंसान बना दिया जो उसका बाप नहीं है। रियान एक अच्छा बेटा है, बहुत ज़्यादा अच्छा बेटा है। हाँ, मुझसे नफ़रत करता है, मुझसे गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है उसके बाप का नेचर कैसा है। और सितारे के बारे में तुम्हें बताऊँ, उसे जब पता नहीं था कि तुम उसका बाप कैसा है, सुना, उसको सिर्फ इतना पता था उसकी माँ कैसी है, लेकिन अब उसे ये पता चला उसकी बाप कैसा है और उसकी माँ कैसी थी। और हाँ, तुम कह रहे हो ना कि मैंने क्यों कहा है उसे, तुम्हें मिस्टर बजाज याद है जिसके साथ तुमने अपनी बीवी का नाम जोड़ा था? वही मिस्टर बजाज मरने से पहले उसने तुम्हारी बीवी का सारा सच और उसके साथ उसका क्या रिश्ता है वो सब कुछ बता दिया। और मरे हुए इंसान झूठ नहीं बोलते। और ये सब सुनने के बाद तुम्हारी बेटी मेरे पास आई थी रात के इतने बजे। अब भला बताओ, मेरे घर की कितनी चीज़ें तोड़ी तुम्हें पता है? करोड़ों के हिसाब से तुम्हारी बेटी ने मेरे घर की चीज़ें तोड़ी है, जिनके बारे में मैं बता नहीं सकता कि हाँ कहाँ से मैंने पसंद करके वो एंटिक पीस अपने घर में सजाई थी। उसने एक झटके में सोचा भी नहीं, जिसे ढूंढने के लिए मैंने बरसों लगाए थे, उन चीज़ों को तोड़ने के लिए तुम्हारी बेटी ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। बस लिया, तोड़ती गई, तोड़ती गई, तोड़ती गई। और सबसे इम्पोर्टेंट कीमती चीज़ उसने जब उसे हाथ में लिया, तब मुझे बताना पड़ा कि तुम किस तरह के आदमी थे। तुम एक इगोइस्ट इंसान थे, तुम में अना बहुत है। तुमने अपनी बीवी को अपनी अना की वजह से खो दिया है। और हाँ, कह सकता हूँ हम दोनों ही बदनसीब है प्यार के मामले में। प्यार हमें मिला तो सही, लेकिन हमें प्यार की कदर नहीं की। वो प्यार जो हमारे लिए पाकीज़ा रखती थी, जो प्यार जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कीमती होना चाहिए था, उस प्यार की हमने थोड़ी सी कदर नहीं की, थोड़ी सी भी नहीं। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया। तुमने उससे शादी की, उसकी लाइफ को तुमने बर्बाद करने के लिए शादी की। और मैंने अपनी मोहब्बत से शादी इसलिए की क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। हम दोनों की तो बहुत सी चीज़ें सिमरेट नहीं थी, हम दोनों एक दूसरे की चीज़ें पसंद नहीं करते थे। उसे मेरी बहुत सी आदतें बुरी लगती थी और उसके अंदर अच्छाई थी, फिर भी मैं उसके अंदर बुराई ढूंढने वाला इंसान बनता था। और मैंने वही किया, उसके अंदर बुराई ढूंढी। लेकिन हाँ, वो स्ट्रॉन्ग थी। उसने देखा मैं ये हरकत कर रहा हूँ, तो उसने अपने रास्ते अलग कर दिए, मुझसे पूरी तरह से अलग कर दिए। अपने बेटे को लेकर अब मुझसे डिवोर्स ले लिया उसने। यहाँ तक कि उसे पैसे भी मिल सकते थे मुझसे, लेकिन उसने मेरे एक भी रुपये को नहीं लिया। उसने कहा मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं अपने बेटे को संभाल सकती हूँ, मुझ में इतनी काबिलियत है कि अपने बेटे को संभाल सकती हूँ और अपनी माँ को भी संभाल सकती हूँ। और आज तक वो उन लोगों के साथ खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। एक नाम का बाप हूँ मैं, नाम का। मेरे बेटे को एक अच्छा इंसान बनाया उसने, बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बनाया उसने मेरे बेटे को। इस भी बात का हमेशा से शुक्र अदा करूँगा कि मेरा बेटा मेरी तरह हरामी नहीं है, मेरा बेटा मेरी तरह बेईमान नहीं है, मेरा बेटा मेरी तरह पैसों पे भागने वाला इंसान नहीं है। उसने अपनी माँ का नेचर लिया। हालांकि बेटा मेरा है, खून मेरा है, लेकिन तुम्हें पता है, कहते हैं ना बच्चों का अक्सर माँ बाप का गुण मिलता ही मिलता है, लेकिन मेरे बेटे में उल्टा हुआ है। मेरे रियान में मेरा एक भी गुण नहीं है, एक भी बुरी चीज़ नहीं है। वो अपनी बीवी से प्यार बहुत करता है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। हाँ, मुझसे नफ़रत करता है, और नफ़रत की शायद मैं वजह भी मैं खुद हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि नफ़रत की वजह भी मैं अपने बेटे की खुद हूँ, इतना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरी बीवी ने मेरे बेटे को एक अच्छा इंसान बनाया। और तुमने क्या किया? तुम्हें एक बहुत खूबसूरत बेटी मिली है, बहुत अच्छी बेटी मिली, लेकिन तुमने उससे क्या किया? ऐसे ऐसे लोगों पे ऊपर छोड़ दिया था जो शायद उस चीज़ के लायक नहीं थे। तुम चाहते सुधर सकते थे, अपनी बेटी की लाइफ को अच्छी तरह से बना सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने गुस्से में उसकी माँ के गुस्से को निकालने के लिए तुमने वो गुस्सा सब कुछ सितारा पर निकाल दिया। उसे उस इंसान के हवाले किया जिस इंसान के हवाले तुम्हें करना नहीं चाहिए था। फर्स्ट तुम्हारी सिस्टर, कज़न सिस्टर,
उससे तुमने हर महीने पैसे दिए, हर महीने पैसे भेजते हो, लेकिन कैसे तुम्हारी बेटी को पाल रही है, कैसे तुम्हारी बेटी को संभाल रही है, तुम्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़ोन करते हो तो उसे इस टॉर्चर करने के लिए तुम्हारी माँ ने ये किया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ के चली गई, बड़े बार बड़े बार बड़े बार। आज मैं तुम्हें आईना इसलिए दिखा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे भी ये आईना तुम्हारी बेटी ने दिखाया, और जो मैं गलत हूँ तो मैं अपने आप को गलत आज मानता हूँ। बहुत साल पहले नहीं माना था, आज तुम्हें भी एक आईना मैं दिखा रहा हूँ, और उस आईने में अपने चेहरे को देखो तो तुमने क्या किया। और तुम आज इतने गिर चुके हो, इतने कमीना बाप बन चुके हो कि तुमने अपनी बेटी पर हमला करवाया। सीरियसली तुम खुद को बाप कहते हो, क्योंकि तुम उसके बायोलॉजिक फादर हो। मैं कितना भी कमीना हूँ, कितना भी बुरा हूँ, मेरा बेटा कितना भी मेरे साथ गलत करे, मुझे गुस्सा भी उस पर आएगा, लेकिन कभी मैं उसको मारने का सोचूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरा नस्ल है, मेरी नस्ल को बढ़ाने वाला है। वो बढ़ा भी रहा है, मेरा वंश है। वो वंश का मतलब मेरा वारिस, और मेरे वारिस से जब औलादे होंगी उसकी वारिस होंगे। और मैं इतना भी बेगैरत इंसान नहीं हूँ कि अपने बेटे को मार सकूँ। कई दफ़ा उसने ऐसी हरकतें की, मुझे भी गुस्सा आया था, गुस्से में मैं बहुत कुछ कर सकता था। मुझे भी लोगों ने कहा कि तुम्हारे बेटा इतना कुछ करता है तुम्हारे साथ, तुम्हें से सबक सिखाना चाहिए, उसे बता देना चाहिए तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारा बाप नहीं। लेकिन नहीं, मैंने लोगों की नहीं सुनी, ना मैंने अपने गुस्से की सुनी है, क्योंकि वो मेरा इकलौता बेटा है। इसके बाद मुझे कोई बच्चे नहीं हुए, ना शायद मुझे बच्चे की अफोर्ड करना नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं आता जिम्मेदारी लेना, इसलिए अब तक मैंने बच्चा नहीं किया है खुद का दूसरी दफ़ा। अब करने वाला हूँ। अब मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है, तो उसकी खातिर और अपने उस बच्चे की खुशी की खातिर मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने बच्चे को बुरा नहीं बनाना, अच्छा इंसान बनाना है, बिल्कुल रेयान की तरह। अगर थोड़ी सी भी अगर मेरे बेटे में, दूसरे बच्चे में रेयान की एक भी गुण मिले ना, तो मैं खुद को समझ लूँगा कि मैं अच्छा बाप बन चुका हूँ। अगर मुझ जैसे बुरा इंसान मेरे बेटे के अंदर हो ना, तो मैं समझ लूँगा मैं सबसे नाकारा और सबसे बुरा बाप हूँ। और तुम एक इंसान अपने बेटी को मामला शिट, मैंने सोचा नहीं था कि तुम अपनी बेटी पर हमला करवा सकते हो। तुम्हें प्रेरणा से नफरत थी, उसकी भी वजह तुम खुद हो। हालांकि एक कामयाब औरत थी, वो एक कामयाब लेडीज़ थी, एक कामयाब, कहते हैं ना, तुम्हारी कामयाबी के पीछे तुम्हारी बीवी प्रेरणा का हाथ है। ये बात सच है, ये तुम मानना नहीं चाहते हो, यही बात तुम्हारी बुरी है। ये अगर तुम मान लो ना तो लाइफ तुम्हारी बिल्कुल अच्छी तरह चलेगी। अगर तुम ये मानना सीख लो कि तुमने बहुत सी चीज़ें गलत की हैं, बहुत सी चीज़ें गलत की हैं, प्रेरणा की लाइफ को तुमने बर्बाद की है, उसकी मॉम डैड को उससे दूर करके तुमने उसकी लाइफ को बर्बाद की है। उसकी बहन के गुस्से की वजह से, उसकी बहन की नफ़रत की वजह से तुम्हारी प्रेरणा मिली थी, वरना तुम्हें कभी प्रेरणा नहीं मिलती। ये बात याद रखो, और ये बात तुम अच्छी तरह से तुम भी जानते हो कि अगर प्रेरणा की सिस्टर ने उसे जोर ना दिया होता और तुम मेरे कहने पर तुमने अपने हाथ का नस ना काट लिया होता, तो प्रेरणा तुम्हें कभी नहीं मिलती, क्योंकि प्रेरणा अपनी मोम डैड से बेतनाशा प्यार करती थी। उसके लिए तो तुम्हें अपने एक अनुराग नहीं, कई अनुराग उनके ऊपर वार देकर छोड़ देती। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा। अगर तुम कहते ना मैं तुमसे प्यार करता, बिल्कुल नहीं। शायद तुम्हारी इस हरकत की वजह से वो कमज़ोर पड़ गई कि तुमने अपना नस काट लिया, वरना तुम्हें तो इतनी खासियत अच्छी चीज़ थी ही नहीं, कह सकता हूँ मैं। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बेस्ट बडी हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आज तुमसे कहता हो, लेकिन तुम गलत हो, बहुत ज़्यादा गलत हो। और आज जो तुमने हरकत की ना, इसके बाद तो तुमसे अपना दोस्त कहना लगे, तुम्हें अपना दोस्त ही नहीं कहलाता कि तुम जैसे कमीना इंसान मेरा दोस्त नहीं हो सकता, जो अपनी बेटी को मारने के ऊपर तक पहुंच चुका है। ऐसा बाप नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बाप ऐसा नहीं बन सकता। अगर मेरा ऐसा तुम्हारे साथ दोस्ती की ना, कल को मैं भी तुम्हारे नक्शे कदम में चल के रेयान को नुकसान पहुंचा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद हम दोनों की दोस्ती यहीं पर ख़त्म। अगर कल को तुम्हारी बेटी तुम्हारे पोल खोलने के लिए मुझे बुलाएगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा, और दुनिया के सामने ये बताऊँगा कि तुम किस तरह के इंसान हो, किस तरह से तुमने अपनी बीवी को तकलीफ़ दी है, किस तरह से तुमने अपनी बीवी को टॉर्चर किया है। लेकिन वो तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ की बेइज्जती तुमने की है। तो तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें सबके सामने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। और अगर तुम ना भी करो तब भी तुम्हारी बेटी तुम्हारी बेटी अपनी माँ की बेगुनाही साबित करवा देगी, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से। वो अपनी माँ की जो बेइज्जती तुमने उसकी की है ना, सबके सामने वही इज्जत के साथ उसे खड़ा करके उसकी सम्मान क्या कहते हैं, वही सम्मान उसे वापस दिलवाएगी जो तुमने उससे छीनी है।
उस हॉस्पिटल से तुमने बेइज्जत करके उसे वहाँ से निकाला है ना, अब उसी हॉस्पिटल में तुम्हें अपनी बीवी को बैठे हुए देखना पड़ेगा। उसी हॉस्पिटल में तुम्हारी बीवी ओनर बनेगी, वहाँ की एमडी बनेकर उस सीट को संभालेगी जिस सीट को तुमने मुझे दिया था। और मैं खुश हूँ इस चीज़ से, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि मुझे खुशी है कि किसी ने फर्स्ट टाइम मुझे आईना दिखाया। हालांकि मेरा बेटा कई दफ़ा मुझे आईना दिखा चुका है, कई दफ़ा मुझे ये कह चुका है कि आप सिर्फ पैसों के। और मैं मानता हूँ, हाँ मैं सिर्फ पैसों का था, मुझे पैसे चाहिए और कुछ नहीं तो पैसे चाहिए। गलत सही मुझे नहीं पता, बस आई लाइक इट मनी, मुझे पैसे चाहिए। लेकिन अब सोचता हूँ कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत। अगर ज़िंदगी में मैंने कभी भी कोई सही चीज़ की है ना, तो मैंने अपने बेटे को पाया है। मेरी एक सही वो चीज़ डिसीज़न मेरा बेटा रेहान है और उसकी माँ जिसने उसके संभाला है। आज मैं कहता हूँ ज़िंदगी में शायद मैंने पहले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा कि इस जन्म में मुझे इतनी बुराई होने के बावजूद, इतनी बुरी चीज़, इतना बुरा इंसान होने के बावजूद मुझे एक अच्छी चीज़ मिली है, मेरा बेटा रेहान। बस इतना कहना है। और आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जो इंसान अपने बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है तो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगर उसके फ़ायदे की चीज़ ना हो तो वो इस्तेमाल करता रहेगा, लेकिन जब उसका फ़ायदा पूरी तरह से पूरा हो जाए तो इस इंसान को ख़त्म भी कर सकते। कल को शायद तुम मुझे भी मार दो, क्या भरोसा। अब तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं, तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। हाँ, जब भी तुम्हारी बेटी मुझे बुलाएगी तो ज़रूर जाऊँगा। ये कहकर एमडी सर वहाँ से हट जाते हैं। तब उसका बाप इतना गुस्से में होता है, जो ऑफिस के केबिन में बैठा था उस केबिन की सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है। तब वहाँ से वो सेक्रेटरी आकर कहती, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप यहाँ की किसी चीज़ को मत तोड़िएगा, वरना मैं डॉक्टर सितारा को क्या जवाब दूंगी। प्लीज़ सर आप यहाँ से जा सकते हैं, फ़िलहाल आपको इस कंपनी से बाहर निकालने का ऑर्डर मिला है हमें। ओ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी से मुझे निकल जाने के लिए कहने के लिए। सर ये कंपनी डॉक्टर सितारा की है और उनकी इजाज़त ही चलती इस हॉस्पिटल इस ऑफिस में। अगर आप यहाँ ज़्यादा देर रहे ना तो हमारी नौकरी खतरे में चली जाएगी, प्लीज़ सर। वो गार्ड्स को बुलाते हैं, गार्ड आके उनको पूरी तरह से बेइज्जत करके उस ऑफिस से निकाल देते। जो ऑफिस उसके बाप की उसकी माँ की थी, उसी ऑफिस से डॉक्टर सितारा के कहने पर उसके बाप को धक्के मार के निकाला दिया जाता है। और निकालते हुए सिर्फ इतना कहते हैं, सर आप अपना चीज़ें कबूल कर लीजिए, वरना ये ऑफिस तो क्या आपको कोई भी चीज़ में हिस्सा नहीं मिल सकता। ये कहकर वो वहाँ से हट जाते हैं। तो गुस्से में वहाँ खड़ा होता है रोड के बीचों बीच, क्योंकि अब वहाँ से ऑफिस से निकल चुका है। अब ना उसके पास गाड़ी थी ना कुछ था, क्योंकि डॉक्टर सितारा के कहने पर उसके सारी चीज़ें उनसे ले चुकी थी, गाड़ी तक ले चुके। उनके अकाउंट को बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक किया गया था, ना उसके जेब में पैसे थे ना गाड़ी थी। अब वो क्या करे, वो रोड के बीच और वो रोड के साइड में चलना स्टार्ट कर देता है। वो सोचने लगता है कि मैं सही था क्या, इतना सब कुछ होने के बाद में सही था। यही सोचते सोचते उसका ध्यान नहीं आता तो आगे बढ़ रहा था। तब वह आगे जाकर एक इंसान आके उसे पकड़ता है, उसे बहुत मार देता है, इतना मारता है, मारते मारते उसे रोड के बीचों बीच धक्का दे देता है। वो धक्का देता है, सामने से गाड़ी आके मिस्टर अनुराग वासु को पूरी तरह से टक्कर मार के दूर फेंक देता है। वो इंसान हंसने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, कहता है मैंने अपना बदला पूरा किया। इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हें मारने के लिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आज मैंने अपना इतने सालों का बदला पूरा कर दिया मैंने अपने इतने सालों का बदला। तब वहाँ पर भागते हुए लोग आते, पुलिस आके उस इंसान को पकड़ लेती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट वहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद थी। किसी काम की वजह से ये को पेट्रोलिंग की वजह से वहाँ पर घूम रही थी गाड़ी, तो गाड़ी जैसे रुकती है तो उस इंसान को पकड़ लेती है और पकड़ कर उसे जीप में बिठाती है और एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया जाता है कि यहाँ पर इस तरह के एक एक्सीडेंट हुआ है। उस गाड़ी ने उसे बहुत बेदर्दी से गाड़ी से टकराया था और बहुत बेदर्दी से उसका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था मिस्टर अनुराग वासु का। तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते, जहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। आईसीयू रूम था, उनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, उसको ब्लीडिंग की ज़रूरत थी। तो डॉक्टर सितारा को तो
जो यहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं लाते, जहाँ नज़दीकी वहाँ हॉस्पिटल थी वहीं पर लेके जाते हैं मिस्टर अनुराग वासु को। तब तक के लिए डॉक्टर सितारा जो अपने केबिन में बैठकर कुछ कर रही थी और स्मोकिंग कर रही थी, ये सोच रही थी क्या वो इंसान आ जाएगा, क्या वो इंसान अपने गुनाहों को कबूल करेगा, जो उसने हरकतें की हैं क्या वो मान लेगा, यही सोच रही थी। तब वहाँ पर उसके पास एक कॉल आती है। वो कॉल होती है वहाँ के मैनेजर की, जो ये सारी चीज़ें देख चुका था। तो कॉल अटेंड करके कहती हेलो, तो सारी सिचुएशन बता, तो कहते व्हाट, अच्छा ठीक है। तो वो वहाँ से उठती है, बाहर आ जाती है। वो हॉस्पिटल नहीं जाती, वो सीधा उस पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ जिस इंसान ने मिस्टर अनुराग वासु को मारा था। तो जैसे ही अंदर जाती तो उस इंसान को देखकर एक पल के लिए वहाँ रुक जाती है, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसे याद आता है वो पल जब वो तकरीबन 8 साल की थी। 8 साल की, 10 साल की थी। अपने घर में थी उस टाइम। उसके पापा किसी काम से आए हुए थे, यूके से कुछ दिनों के लिए यहाँ आए थे, तो वो अपने पापा के घर में थी। तो वहाँ पर एक इंसान आया था। वो इंसान चीख चीख के कह रहा था, उसे बद्दुआएं दे रहा था, उसे गाली दे रहा था कि तुमने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, तुमने मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, तुम्हें पैसों की चाहिए था, मैंने कहा था ना मैं पैसे ला रहा हूँ। मेडिकल लाइफ में क्या होता है, मेडिकल, अगर आप गरीब हो, अगर आपके पास पैसे नहीं, तो कहते कि आप जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाओ। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बड़े हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवा सकते हो। और बड़े हॉस्पिटल ऐसे होते हैं कि सिर्फ पैसे निकालते हैं आपके, पूरी तरह से आपके जिस्म को निचोड़ के पैसे निकालते हैं, फिर भी आप उससे बच नहीं पाते, अपने बच्चे को बचा नहीं पाते, अपनी फैमिली मेम्बर को नहीं बचा पाते। अगर मौत बरहक है तो मौत मिल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल के किस्से कुछ बहुत से ज़्यादा हैं जो हम जिक्र नहीं करेंगे। छोड़ी इस बात को, स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो वो इंसान आके उसे बद्दुआएं देता है, उसे कहता है तुम्हें मैं मारूंगा, तुम्हें खुद अपने हाथों से, किसी भी वक्त जब भी तुम आओगे मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बेटे का बदला तुमसे लेगा। मेरा बेटा जो भी पढ़ रहा था वो भी डॉक्टर बनना चाहता था, वो भी एक मेडिकल लाइफ जीना चाहता था, तुमने मेरे बेटे को मार दिया है। मेरे बेटे की एज क्या थी, मेरा बेटा 20 साल का था, 20 साल का मेरा बेटा था, तुमने उसे मार दिया और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जब भी तुम्हें देखूंगा मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। डॉक्टर सितारा यही सोचते सोचते गाड़ी में बैठ जाती है। तब ड्राइवर पूछते मैम आप उस इंसान से मिले? मिल चुकी हूँ। आप जानते हो उसे? हाँ कह सकते हैं, पाप का घड़ा भर चुका है। उन्होंने इतने सारे गुनाह किए, इतनी सारी चीज़ें की हैं, किसी न कोई बंदा आके उसे मार तो सकता है। क्या मतलब मैम समझा नहीं मैं। वो कुछ नहीं कहती, तो वो हॉस्पिटल चलने के लिए कहती। जहाँ पर डॉक्टर रियान पे पहुँच चुके थे, उनके पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मिस्टर अनुराग वासु की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उसका बचना ना बचना 50-50% में था। तब वहाँ जब सितारा पहुँचती तो वहाँ पर बेंच पर बैठ जाती। तो डॉक्टर रियान उसे देख कर कहते तुम ठीक हो? तो कहते हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें तो हॉस्पिटल में आना चाहिए था, तुम कहाँ गई थी? वहाँ गई थी जहाँ जिस इंसान ने इन्हें मारा है उनके पास गई थी। तो पूछा उसने क्यों मारा है? बरसों पुरानी बात है सर। क्या मतलब रे, क्या मतलब इस बात का? आपको याद है आपके डैड के हॉस्पिटल में एक पेशेंट था, एक यंग लड़का आया था जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उसके ऑपरेशन के लिए शायद पैसों की ज़रूरत थी। उसके डैड को कहा गया था इतने पैसे जमा करो तो दो, अनुराग वासु आपके बेटे का ऑपरेशन करेगा। हाँ, एक बार इसी वजह से तो मॉम डैड की लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई थी। हाँ मुझे याद है। क्यों, तुम्हें कैसे पता? उस वक्त तो आप समझदार थे, मैं 10 साल की थी, तो आप कितने साल के होंगे उस वक्त? तुम अब मुझे बूढ़ा कहना चाहती हो? नहीं सच कह रही हूँ। आप बताइए। तकरीबन, चलो छोड़ो, इस वक्त मैं समझदार था। हाँ, और इसके बाद ही शायद मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका था। आपकी मॉम डैड का डिवोर्स उस इंसान की वजह से हुआ था। तो मैं बता दूं, वो उस लड़के का बाप था जिसके बेटे के कातिल आपके पापा प्लस मिस्टर अनुराग वासु दोनों हैं। ओ तो
इतनों सालों का बदला आज उस इंसान ने ले लिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा गलत तो उनके बेटे के साथ उनके डॉक्टर अनुराग वासु ने किया था। उसने साफ मना किया था कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो ऑपरेशन नहीं करेगा। हालांकि आपके पापा की कितने भी कमीने क्यों ना हो एमडी, उसने कहा भी था कि आप मेरे बेटे का ऑपरेशन, उसने कहा भी था यार ऑपरेशन कर लो जब तक ये बाप पैसे लेकर आएगा। लेकिन नहीं, उन्हें तो आदमी नकद पैसे लेकर उन नोटों की खुशबू लेकर काम करने की आदत थी। उनकी ये गंदी आदत थी। आई थिंक सो मिस्टर अनुराग वासु की गंदी आदत थी। नोटों की खुशबू लोग गिनते हैं, लेकिन वो नोटों की खुशबू अपनी सांसों में लेकर कहते हैं कि हाँ ये पेमेंट पूरी हो चुकी है, ये पेमेंट कम हो चुकी है। अपनी पेमेंट खुद अपने हाथों से लेते हैं, हॉस्पिटल के बिल में भी जमा नहीं करवाते। तो आज उस इंसान ने बदला ले लिया अपना। आज उसे इतना मारा है कि अब पता नहीं क्या होगा इनके साथ। तब वहाँ से आईसीयू रूम खुलता है, डॉक्टर आके बाहर कहते हम उन्हें बचा तो सके, लेकिन क्या, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वो अब ज़िंदगी भर चल नहीं सकते, क्योंकि उसके एक्सीडेंट की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ओह, तो किसी को अफसोस नहीं होता, किसी को भी अफसोस नहीं होता, उसके साथ जो कुछ हुआ सही हुआ। तो वो कहते अच्छा क्या मिल सकते हैं, अभी तो नहीं, 12 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जब जैसे उन्हें होश आ जाएगा तो उन्हें रूम में ले जाएंगे, तब आप उनसे मिल सकते हैं। तब डॉक्टर रियान मुस्कान की सितारा की तरफ देख कर कहते अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बुरा जितना भी करो, एक वक्त ऐसा आता है कि आपको उस सारी बुराई चीज़ों का हिसाब देना पड़ता है। शायद अब उनके पास यही वक्त है। अगर अब भी वो ना सुधरे, अगर अब भी उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, तो बस सारी ज़िंदगी मोहताजी ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई इन्हें संभालने वाला नहीं होंगे तो हाँ, पैसे देकर लोग बुला लेंगे जो उनकी देखभाल करेगा, जो उनकी ट्रीटमेंट करेगा, जो उसका इलाज करवाएगा। लेकिन ज़िंदगी भर अपाहिज बन के रहना इज़ नॉट ईजी, अच्छी चीज़ नहीं होती। सितारा, तुम्हें तकलीफ़ नहीं हो रही? तकलीफ़, क्या तकलीफ़ होनी चाहिए डॉक्टर रियान, क्या तकलीफ़ होनी चाहिए मुझे? तकलीफ़ तब हुई थी जब उस इंसान के मुंह से अपनी माँ के बारे में गलत लफ्ज़ सुनती थी, तब तकलीफ़ होती थी। फिर आदत हो गई, फिर सोचा शायद हाँ उनकी गलती है, तो इसलिए वो इंसान उनके बारे में इतना बुरा भला कह रहा है। अब सोचती हूँ क्या सब कुछ सही था, उन्होंने जो किया सही था? अपनी नफ़रत में, अपनी चीज़ों में, अपनी इन चीज़ों में उन्होंने कितनी ज़िंदगी बर्बाद की। अपनी ज़िंदगी के तो नहीं सोचा, कम से कम उसने मेरी मॉम के बारे में सोचना चाहिए था। उनके भी बारे में नहीं सोचा, कम से कम मेरे बारे में सोचना चाहिए था कि मैं उनकी कौन हूँ, उनकी पैदाई की हुई बेटी हूँ, उनकी बायोलॉजिक बेटी हूँ, जिसने पैदा किया, जिसने मुझे इस दुनिया में लाने की वजह बना था। अपनी नफ़रत में वो एक बाप तो बन सकता था, लेकिन नहीं, वो एक बाप भी अच्छा नहीं बन पाया, बिल्कुल अच्छा बाप नहीं बन पाया। तो अब आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं, बताइए ज़रा। आपको पता है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक वीडियो मेरे हाथ में लगा था। आप उस वीडियो को देखना पसंद करेंगे? वो वीडियो अब तक मेरे पास सेफ है, उस वीडियो को मैंने आज तक डिलीट नहीं किया है। आप देखोगे ना तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। आप तो क्या गुस्से में जाकर उस इंसान को मारने भी लग जाओ, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं है कोई उसे मार सके, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत ज़ोर की लाठी उसके पीठ पर मार चुका है, और उसके पीठ को मारने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। कहते कि ऊपर वाला ढील देता है, बहुत ज़्यादा ढील देता है। जब वो ढील को कसता है ना, बिल्कुल एक झटके से खींचता है ना, तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल उनके साथ यही हुआ है। उन्हें सुधारने के लिए मैंने कहा, तब भी नहीं सुधरे। ये देखिए, मेरे माथे की ज़ख्म को अपनी बेटी को मारने के लिए गुंडे भेजे उन्होंने। आप उस इंसान से क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या उम्मीद? वीडियो में तो आपको दिखाऊंगी नहीं, लेकिन बताना मुँह से ज़रूर चाहूँगी। मैं जब दुनिया में आई थी तो मेरे डैड ने मोबाइल लेकर एक वीडियो बनाई थी। जब वहाँ पर मैं रो रही थी, तकरीबन मैं शायद 2 या 3 दिन की बच्ची थी, भूख से रो रही थी। आपको पता है, भूख से रो रही थी तो मेरे डैड ने क्या किया, गरम दूध लाया, दूध रखा, दूध ठंडा भी नहीं हो रहा था, और मैं बिलक बिलक पे रो रही थी। वहाँ पर मोबाइल में वीडियो चल रहा था, पता नहीं शायद कोई काम कर रहे थे, कुछ कर रहे थे।
वीडियो बना रहे थे, लेकिन उस वीडियो में बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड हुई। पता फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपनी ड्रिंक जो बर्फ़ से सनी हुई थी, शराब की गिलास में शराब थी, उस शराब को लेकर मेरी दूध की बोतल में डाल दिया आधे से ज़्यादा, और वो बोतल मुझे दिया गया था पीने के लिए। ये आपको लगा ऐसा कुछ एक सगा बाप कर सकता है अपनी बेटी के साथ? या शायद वो नशे में था, इसलिए उन्होंने ये हरकत की कि मैं रो रही हूँ, उनकी सर में दर्द हो रहा है, इस वजह से मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे ये ड्रिंक वाला दूध पिलाया गया था। सीरियसली, दूध को ठंडा करने के लिए कोई और तरीका लेते, कोई और चीज़ करते, पानी मिला लेते तो समझ में आता कि हाँ ठंडा पानी मेरे गर्म दूध में मिला चुके थे, लेकिन उन्होंने शराब मिलाया मेरे दूध के अंदर। 3 दिन की बच्ची को दूध के बजाय दूध में मिलावट शराब पीना पड़ा। उसके बाद मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। आपके पापा और मेरे पापा बेस्ट फ्रेंड थे, तो उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर को बुलाया जो मेरे घर के अंदर मेरी ट्रीटमेंट कर रहा था। ये सारी चीज़ें उस मोबाइल में थी। तब तक तो मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी। ये दूध पीने के बाद मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वहाँ पर आपके पापा वो सारी चीज़ें और मोबाइल के अंदर कैद हो चुकी हैं। उनकी बातें, उनकी चीज़ें, यहाँ तक कि जो डॉक्टर मेरे चेकअप करने आए थे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी थी। और ये रिकॉर्डिंग मुझे कब मिली? तकरीबन मैं जब 10 साल की थी तब मेरे हाथ में ये रिकॉर्डिंग आई थी। एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में कुछ पढ़ रही थी, तो उस टाइम पर वो इंसान आए थे जिनके बेटे का अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपसे कि जिसके बेटे को मार कर उनके बेटे को मारने की मौत का बदला उनके बाप ने ले लिया। वो इंसान आए थे तो डेढ़ किसी काम से बाहर चले गए थे, उनके लैपटॉप ऑन था, तो मैं बैठ के देखने लग गई थी क्योंकि मुझे भी लैपटॉप में कुछ काम था। मेरा लैपटॉप कुछ मसला कर रहा था। देखते देखते फोल्डर खोला, फोल्डर में कुछ वीडियो थी, उनकी कुछ बदतमीज़ वीडियो थी। उन्हें ना देखकर एक वीडियो थी जिसमें बच्ची रो रही दिखाई दे रही थी। तब मैंने उसे क्लिक किया और जैसे क्लिक करके मैंने देखने लगी तो मैंने सोचा क्या ये मेरी लाइफ है? कि मेरा बाप इस कदर मुझसे नफ़रत करता था कि दूध में पानी के बजाय शराब मिला के मुझे पिलाया। शायद वो ये चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं मरी तब भी नहीं थी। तब भी मैं मरी नहीं थी। मौत से को फिर से शिकस्त देकर दुनिया में आई थी। तकरीबन वो वीडियो कितने घंटे की थी मैं नहीं बता सकती। अनेक घंटे की थी। जब तक और मोबाइल खुद से ऑफ नहीं हुआ था तब तक वो वीडियो बनती रही थी। आप सोचो मेरी किस कंडीशन में क्या कंडीशन हो गई थी उस वक्त। 3 दिन की बच्ची के साथ उसके सगे बाप ने क्या हरकत की, उसे दूध में शराब मिला के पिलाया। तो अब बताओ क्या मैं इतनी बुरी थी? अगर मैं इतनी बुरी थी तो मुझे पैदा ही न करते ना, पैदा होते ही मुझे मार देते। मेरी मॉम को मुझे मार देना चाहिए था, मेरे बाप को मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपने गुस्से की, अपनी चीज़ों की वजह से उन्होंने मुझे ज़िंदा रखा। उन्हें मुझसे इतनी नफ़रत थी, मेरी माँ से इतनी नफ़रत थी कि उनका नफ़रत का बदला वो मुझसे लेना चाहते थे, अपनी बेटी से, अपनी सगी बेटी से। मैं उनकी बेटी थी, सगी बेटी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ का ख्याल कभी नहीं रखा था। कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उनकी सगी बेटी हूँ। अब देख लीजिए, ऊपर वाले ने उसकी कस के रस्सी को खींच लिया ना। अब तब भी नहीं सुधरेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, कुछ भी नहीं। मुझे दर्द तकलीफ़ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ना पागल इंसान, ना साइको इंसान को ना दर्द होता है ना तकलीफ़ होता है, कुछ भी नहीं। बस खामोशी से तमाशा देखना चाहती हूँ, उनके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ और अपनी मोम के कैरेक्टर को बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाना चाहती हूँ। जो उन्होंने बनाया उनके कैरेक्टर को, उस कैरेक्टर को उन्हें खुद से अपने मुंह से ये कबूल करना पड़ेगा कि मेरी माँ ने उनके साथ धोखा नहीं किया है। और अनुराग वासु की वाइफ थी प्रेरणा वासु, नॉट अगेन बजाज। प्रेरणा बजाज नहीं, अनुराग वासु, मिसेस वासु थी वो। और उन्होंने अपने इस नाम का आखिरी दम तक निभाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनके साथ गलत किया। अब देखते कि ज़िंदगी का किस रुख मिलता है।